विगत वर्ष बिहार में चुनाव होने थे तो बिहार इनकी योजना में था, जी। वो भी खाली वक्तव्य में, लिखतम में नहीं। तथ्यात्मक रूप से अगर आप पूरे इस बजट का गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस बजट में देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जी। और सामाजिक असुरक्षा को दूर करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही बिहार की ये हमारी मांग है कि बिहार के मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुला के बिहार के विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज, जो कि विकास के सूचकांक में विकसित राज्यों के। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से देश का आम बजट 2026-27 पेश कर दिया गया। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी। संजय जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज बजट पेश किया गया है। पहले तो आपकी नज़र में कैसा रहा ये बजट? देखिए, इस पूरे बजट में आम नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए कहीं कुछ नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बजट का खाली विरोध करने के लिए कह रहा हूँ। तथ्यात्मक रूप से अगर आप पूरे इस बजट का गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस बजट में देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जी। और सामाजिक असुरक्षा को दूर करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई उपाय नहीं है। ना कोई इनके कोई उपचारात्मक इन्होंने तरीके बताए कि हम ऐसे ऐसे इनको हम दूर करेंगे। देश में किसानों की क्या दुर्दशा है, कृषि क्षेत्र की क्या सिचुएशन आज की डेट में, कहीं कोई नहीं। किसान का, खेती का, सिंचाई का, खाद की उपलब्धता का, बीज की उपलब्धता का सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से कहीं कोई इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। आज पूरे देश में निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में जी। युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है। उन नौकरियों का कैसे प्रबंधन करेंगे, चाहे निजी क्षेत्र में हो, उसका कहीं जिक्र नहीं। आपने बिहार का कहा, चूंकि विगत वर्ष बिहार में चुनाव होने थे तो बिहार इनकी योजना में था, जी। वो भी खाली वक्तव्य में, लिखतम में नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, पिछली बार बिहार में चुनाव होना था नवंबर में, फरवरी में इन्होंने बजट पेश किया। मिथिला पेंटिंग्स की माननीय वित्त मंत्री साड़ी पहन के आई। अब की बार तमिलनाडु में चुनाव है तो अब की बार कांचीवरम की साड़ी पहन के आ गई। जी। तो ये लोग सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मक रूप से ज्यादा चीजें पेश करते हैं, ना कि उसको यथार्थ में धरातल पे उतारें। पिछली बार मखाना का जिक्र था, अब की बार नारियल का जिक्र हो रहा है, चूंकि केरल में भी और तमिलनाडु में चुनाव है, दक्षिण भारत में। जी। इन्होंने कहा था कि बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स खुलेंगे। किस जिले में खुलेंगे, अब तक 1 साल बीतने के बावजूद भी कहीं कोई अता पता नहीं है। और चुनाव भी हो गया, लोगों को गुमराह किया, भ्रमित किया, लालच दिया, उसके बावजूद भी कम से कम बिहार के लोगों को एहसान मानते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए बजट में बिहार को कुछ नया देना चाहिए था, नहीं दिया। पहले कृषि बजट अलग से पेश होता था, जी। रेल बजट अलग से पेश होता था। बिहार में कितने उद्योग धंधे खुलेंगे, कुछ पता है बजट में? कोई नहीं। बिहार में के समृद्धि, प्रगति और आर्थिक उन्नति के लिए ना कोई नए उद्योग धंधे हैं। अन्य राज्यों में तो आप देखेंगे कि बजट का जो टोटल आउटले का जो अलग से सेगमेंट होता है प्रोजेक्ट का, बिहार में प्रोजेक्ट्स के नए प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं है। अन्य राज्यों में आप देखिए, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां भी इन्हीं की सरकारें हैं, एनडीए की सरकार है, लेकिन उनको उस टोटल आउटले का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंप्रूवमेंट में कितना बजट मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं है। सब तो बिहार के सांसद मौन बने हुए हैं। हक के लिए लड़ना होगा। तीसरा, आबादी के अनुपात में, पूरे देश में आबादी के अनुसार बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसके अनुपात में, आबादी के अनुपात में बिहार को कुछ नहीं मिला। ना कोई नई यूनिवर्सिटी है। इन्होंने मेडिकल हब की बात की, तो बिहार में कहाँ मेडिकल हब होगा?
किस मेडिकल इंस्टीट्यूट को आप उस अनुरूप डेवलप करेंगे कि लोग बाहर से आके बिहार में इलाज कराएंगे? बिहार के तो लोग खुद बिहार से बाहर आके यहाँ दिल्ली या अन्य राज्यों में आंख का ऑपरेशन कराना होता तो वो तमिलनाडु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बाकी चीजें करानी हो तो दिल्ली सफदरजंग एम्स या दूसरे जो कॉलेज वहां आते हैं। आप बिहार के पेशेंट हैं उनका फुटफॉल देखिए अदर स्टेट्स में कितना है, इवन फॉर द ट्रीटमेंट। बिहार के जो युवा हैं एजुकेशन के लिए कितने जा रहे हैं? सो the people of Bihar are migrating from Bihar for education, for treatment, for medical, for the jobs. At the end of the day, what they are getting into Bihar for the last 20 years, एनडीए वहां राज कर रही है। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी है। भैया हम विपक्ष में हैं। अगर मैंने कोई अतार्किक बात की हो तो आप बताइए, बिहार को आप दे क्या रहे हैं? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में कर रही है एनडीए की सरकार। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में, ये नीति आयोग की इनकी रिपोर्ट कह रही है। साक्षरता दर पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। पलायन दर सबसे अधिक बिहार की है। बेरोजगारी दर सबसे अधिक अगर कहीं है तो बिहार में है। वही हाल पॉवर्टी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो बिहार में। वो तो बिहार सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण की फाइंडिंग्स हैं कि हर तीसरा घर बिहार में ऐसा है जिसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। तो उन लोगों की आर्थिक उन्नति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये डबल इंजन सरकार क्या कर रही है, उसका क्या खाका है, इनका क्या विजन है, वो इन्होंने कहीं कोई मेंशन नहीं किया है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका तो कहना है कि प्रत्येक जिला में जो गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे या प्रत्येक जिला में जो अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा वो तो बिहार के भी जिलों में किया जाएगा, बिहार के भी फायदा मिल रहा है। देखिए, पर बिहार के गृह मंत्री कह रहे हैं ये। जी। आप बिहार के वित्त मंत्री जी से पूछिए, क्या वो बिहार सरकार जो प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज बना रही है वो अपने संसाधनों से बना रही है, उसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, जो बन भी रहे हैं उनमें आप जाके देखिए, माननीय वित्त मंत्री अभी श्री विजेंद्र यादव जी हैं आदरणीय, मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है, उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, आप जाके वहां देखिए कि क्या सभी स्पेशलिटीज के क्या वहां डॉक्टर हैं, एचओडीज हैं, गायनिकोलॉजिस्ट है, वहाँ ऑनकोलॉजिस्ट है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक है? नहीं है, वहाँ नहीं है। और वहाँ पेशेंट्स का फुटफॉल देख लीजिए, वहाँ ओपीडी में आप जाके पंजीकृत रोगियों की संख्या का पता करिए कि वहाँ कितने रोगी प्रतिदिन आते हैं। कोई जाता ही नहीं है क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है। खाली आप एक ढांचा खड़ा करके, ईंट गारा और छड़ की एक बिल्डिंग खड़ा करके आप कहेंगे कि हम मेडिकल क्षेत्र में ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में, ये कंप्लीट आईवॉश है, ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। जब तक आपके यहाँ चिकित्सक नहीं है, आपके पास मेडिकल सपोर्ट स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, इवन बिहार में ड्रेसर तक नहीं है, आपको मरहम पट्टी करने वाला नहीं है, भारी कमी है, लैब टेक्नीशियंस की भारी कमी है। अगर मेरा ये दावा झूठा है तो कोई आके इसको साबित कर दे। ये तो बिहार सरकार के अपने आंकड़े हैं। रही बात एजुकेशन की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिहार कहाँ है? वर्ल्ड की छोड़ दीजिए, एशिया की छोड़ दीजिए, आप पूरे देश भर के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें अगर बिहार का एक भी इंस्टीट्यूट हो तो, एक भी कॉलेज हो, अगर यूनिवर्सिटी हो तो। 20 साल से तो आप हैं, 2 दशक से आपने बिहार में एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो सब बर्निंग इश्यूज हैं, इन पे बिहार के लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, जिन्हें अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता है, उनको मनन करना चाहिए कि केंद्र सरकार 11 साल से है, बजट में कुछ नहीं रहा किसान के लिए, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, ना जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज की बात हो रही है,
ना फैसिलिटीज की बात हो रही है। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? जी। आप कह रहे हैं कि बिहार सेंट्रिक कोई चीज़ इसमें नहीं था, लेकिन बीजेपी और एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि ये केंद्रीय बजट है, किसी स्पेसिफिक स्टेट पर चर्चा नहीं हो सकती, उसमें पूरे देश भर की एक साथ चर्चा होती है। अब इसी बात का जवाब पिछले साल का केंद्रीय बजट पास पेश होने के बाद आप उनके बयान दिखा दीजिएगा, आपकी आर्काइव में होंगे। तो कूद कूद के कह रहे थे कि बिहार को ये मिला वो मिला। अब चूंकि बिहार को कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि ये बिहार सेंट्रिक नहीं है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार तो बयान बदलिएगा तो क्या करेंगे, लेकिन लोग तो देखते हैं। हम तो पिछली बार भी वही कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि पिछले विगत वर्ष के बजट में उन्होंने कहा था कि बिहार को 57,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तभी भी हमने ये कहा था कि 57,000 करोड़ में तो एक प्रोजेक्ट ऐसा है पीरपैंती का जो 2015 से उस चीज को हर बजट में ये करते आए हैं। जी। खाली रैपर चेंज किया है। ये पिछली बार हमने कही थी ये बात। और उन्होंने 3 जो एयरपोर्ट्स की बात की थी, तो 1 साल बीतने के बाद भी अगर उस पे जमीन पे कोई प्रोग्रेस हुई हो या कागजों में कहीं हुई हो, जी। आपको अगर ये भी पता चला, आप ही से मैं पूछता हूँ कि आप जरा उनसे ये पूछ लीजिएगा, आपने पिछले बजट में कहा कि 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स होंगे, तो कौन से होंगे और कहाँ कहाँ होंगे? उस पे 1 इंच भी अगर कहीं कोई फाइल बढ़ी हो तो उसका बता दीजिए। तो कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ बिहार के बारे में जो ये कहते हैं कि हम चुनाव के वक्त आएंगे, नगद कुछ पैसा देंगे सरकारी खजाने से। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य होने के बावजूद उसके खजाने से पैसा निकालकर चुनाव के वक्त देश में सबसे अधिक पैसा देंगे, तो फिर ये लोग बिहार के लोगों के बारे में तो कोई चिंता करेंगे नहीं, क्योंकि ये निश्चिंत है कि चुनाव आएगा फिर हम कैश बांटेंगे। आखिर में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग करते रहे, लेकिन अब उन्होंने इस बजट का स्वागत किया है और कहा है कि बिहार के विकास में इस बजट में अहम योगदान रहेगा। देखिए, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा जब ये एनडीए में जाते हैं, जब ये जेडीयू के लोग, इतने अवसरवादी लोग हैं, भूल जाते हैं। जब जब ये एनडीए से दूर होते हैं, तब तब देख लीजिए, खाली तब ये अधिकार रैली भी निकालते हैं विशेष राज्य का दर्जे का। विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के अभी मंत्री भी हैं, 12 सांसद भी हैं। इनसे आप इतना पूछ लीजिए कि महागठबंधनी सरकार में जब माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, जो उनके प्रयत्न से बिहार में जातिगत जनगणना हुई और उसके अनुपात में 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी SC ST OBC के लिए। टोटल 75% था EWS को मिला के। वो 65% आरक्षण सीमा जो बढ़ाई गई थी, तो उसका प्रस्ताव उस सरकार में जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार को भेजा था। जी। 2 वर्ष होने को हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची में उस प्रस्ताव को तो ये डलवा नहीं सकते, विशेष राज्य का दर्जा तो दूर की बात है। तो अभी जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं या उस सरकार के स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए कि भाई वो 65% आरक्षण, कोई कम से कम, अगर आप इतने हितैषी हैं, आप सामाजिक न्याय के समर्थक हैं, आप समता और समाजवाद के समर्थक हैं, तो कम से कम उस 65% आरक्षण को तो आप संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा के ये ऐतिहासिक कार्य करा दीजिए। नीतीश जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो सहूलियत के अनुसार जी। अपना विशेष राज्य का दर्जा उनको याद आता है, सहूलियत के अनुसार जातिगत जनगणना और आरक्षण याद आता है। तो हमारी यही मांग है कि बिहार, चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जी। सभी विकास के जितने भी तमाम सूचकांक हैं, सतत विकास के जो लक्ष्य है नीति आयोग के या केंद्र सरकार के, उनके अनुरूप उन्हीं पैरामीटर्स पे आप बिहार को डेवलप स्टेट्स के साथ देख लीजिए। जी। और फिर उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं आंकड़ों को केंद्र सरकार के समक्ष रखते हुए केंद्र सरकार से आप मांग कीजिए कि बिहार को इन इन वजह से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो नहीं है, तो जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक सर्वदलीय बैठक लेके जातिगत जनगणना की मांग को लेके प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, ऐसे ही बिहार की ये हमारी मांग है कि बिहार के मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुला के बिहार के विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज, जो कि विकास के सूचकांक में विकसित राज्यों के
साथ बिहार कदम ताल कर सके, उसकी मांग को लेके प्रधानमंत्री से समय ले और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने जाए और वो अपनी मांग को रखे, क्योंकि सरकार के अंदर रह के ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी ये सुविधा की राजनीति कर रहे हैं जी। और उस सुविधा की राजनीति के चलते ये अभी कुछ बोलेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।